दूसरी सुबह मैं उस तमाम साजो सामान के साथ आगे बढ़ गया जो जैक क्रोशर का था। ऐसी तमाम चीजें मैंने यहीं छोड़ दी थी जिनसे मेरी शख्सियत मशकूक हो सकती थी। तन्हा सफर का आगाज हो गया। तय ये किया गया कि साइका 2 घंटे के बाद यहाँ से कूच करेगी और मेरे और उसके दरमियान 2 घंटे का फासला रहेगा। जैक क्रोशर की हैसियत से आगे बढ़ते हुए मेरे जहन में नामालूम क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। उस वक्त मैं बुलंदी पर सफर कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द ऊंची खुरदरी चोटियां सर उठाए खड़ी थीं। पहाड़ों में कहीं कहीं हमवार वादियां भी थीं जो सब्ज घास का तख्ता मालूम होती थीं। एक मैदान में छोटे छोटे हिरनों की डार छलावे की तरह निगाहों के सामने आई और गायब हो गई। एक आबशार की आवाज पर मैंने कदम बढ़ाए और उसके करीब पहुंच गया। एक वसी ओरीज नदी चट्टान पर से गिरकर एक बहुत बड़े तालाब में जमा हो रही थी। उसके करीब ही एक बड़ा सा गार था। दोपहर का वक्त था। सूरज की तमाजत बढ़ गई थी। गार के दहाने पर मैं रुक गया और उसके सामने के रेतीले फर्श पर लेट गया। ठंडा रेतला फर्श खुशगवार एहसासात का सबब साबित हुआ। उस मकाम पर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं आगे चल पड़ा। 2 दिन इसी तरह सफर करते गुजर गए। इस दौरान रास्ते की दुश्वारी के सिवा कोई खास वाकया पेश नहीं आया। तीसरे दिन जब सफर करते हुए शाम करीब आ गई थी तो मुझे एक आबादी नजर आई। उस वक्त मैं ऊंची नीची पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था कि मेरी निगाह एक वादी पर पड़ी जिसमें शहद की मक्खियों के छत्तों की तरह झोंपड़ियां बनी हुई थीं। मवेशी चरते नजर आ रहे थे। मैं उस बस्ती के करीब से गुजरा मगर इस तरह के वहां मौजूद लोगों की नजरों में ना सकूं। उनकी निगाहों से पोशीदा रहने में ही आफियत समझी। नक्शे के मुताबिक अब वो जगह बहुत ज्यादा दूर नहीं थी जहां मुझे पहुंचना था। ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला धुंधला सा नजर आ रहा था और मैं उन्हीं की जानिब बढ़ रहा था। पहाड़ों तक पहुंचते हुए रात हो गई। यहाँ भी मैंने पहाड़ों के नजदीक एक आबशार के करीब अपने कयाम के लिए जगह मुंतखब की थी। साइका माइलर की कोई खैर खबर नहीं थी। मुमकिन है रास्ता भटक गई हो या मुझ पर निगाह न रख पाई हो। अगली सुबह 5 बजे के करीब जागा और आगे रवाना हो गया। सफर मुसलसल जारी था और इस दौरान एक बार भी मैंने साइका को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। मुनासिब नहीं समझा था। नक्शे के मुताबिक अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी जहां मुझे किसी से मुलाकात करना थी। ये गालिबन इस सफर के 6ठे दिन की बात है जब मैंने दूर से उस आबादी को देखा जहां जैक क्रोशर को पहुंचना था। अफ्रीकी तर्ज के झोंपड़े ताहद निगाह बिखरे हुए थे। आबादी बहुत बड़ी मालूम होती थी। मैं थोड़ी देर के बाद उसके दरमियान पहुंच गया। मर्द और औरतें मुझे देखने लगे थे। औरतें मोतियों की चोलियां और लहंगे पहने छोटी छोटी कुदालों के साथ तंदही से खेतों को मकई की काश्त के लिए खोदती नजर आ रही थीं। सुर्ख चादरों में लिपटे हुए आदमी झोंपड़ों के सामने बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। झोंपड़ों की दीवारें अजीबोगरीब नक्शो निगार से आरास्ता थीं। बाज मर्द घोड़ों पर सवार नजर आ रहे थे और फिर एक गहरी सी वादी में मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। स्याह रंग की एक लैंड रोवर खड़ी हुई थी जिसके अतराफ में खैमे बिखरे हुए थे। गालिबन यही वो जगह थी जहां मुझे जैक क्रोशर की हैसियत से पहुंचना था। मैं उसी समत बढ़ गया। बस्ती के लोगों ने कोई तारुज न किया था। वो मुझे देख जरूर रहे थे लेकिन किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश न की थी। बस उनकी निगाहों में दिलचस्पी और तजस्सुस के आसार नुमाया थे। लैंड रोवर के नजदीक पहुंचकर मैंने उसके अतराफ में निगाहें दौड़ाईं। सामने ही दरख्तों का एक छोटा सा झुंड नजर आ रहा था जिसके दरमियान मुझे कुछ तहर्रुक महसूस हुआ। जब मैं आगे बढ़ा तो शायद कदमों की आवाज दरख्तों के झुंड में बैठे हुए लोगों ने सुन ली। अंदर से जो 3 अफराद बरामद हुए उनमें एक यूरोपियन लड़की, एक मोटे ताजे बदन का आदमी और एक मदकूक सी शक्ल का अधेड़ उम्र शख्स था। उन तीनों ने मुझे देखा। लड़की बेख्तियार जैक कहकर आगे बढ़ी और मेरे नजदीक पहुंचकर उसने मेरी पेशानी चूम ली। तुम पहुंच गए जैक? मेरा ख्याल है तुम्हें मामूल से 4 दिन की देर हुई है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। मैंने फौरन ही भर्राए हुए लहजे में कहा, अफ्रीका के इन इलाकों में सफर करना और वो भी तन्हा जितना दुश्वार है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। लड़की मेरी सूरत देखने लगी। फिर उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि इस तरह सफर करते हुए तुम्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। बराह करम अंदर आओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। वो मुझे साथ लेकर लैंड रोवर में दाखिल हो गई। बूढ़ा और मदकूक सा आदमी दोनों कुछ नहीं बोले थे। वो अपनी जगह खड़े खामोशी से जमीन को रेतते रहे थे। लैंड रोवर खासी बड़ी थी और अंदर आराम का बेहतरीन बंदोबस्त था। लड़की ने मुझे एक सीट पर लिटाया और मुझसे लिबास वगैरह उतारने के लिए कहा। मैंने कहा, नहीं, इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेहतर ये होगा कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ दो। दौरान सफर खाने पीने की चीजें मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। वो बोली, अभी लो। वैसे तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारी आवाज में भी भर्राहट है। मैंने कहा, सर्द रातें और गर्म दिन, और क्या तोहफा दे सकते हैं? वो बोली, हाँ मुझे अंदाजा है। वो मेरी खातिर मदारत में मसरूफ हो गई।
खासी बेतकल्लुफ मालूम होती थी वो जैक क्रोशर से, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उसका नाम तक मालूम नहीं हो सका था। उसका नाम मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। उस शख्स ने उसे मीरिया कहकर मुखातिब किया था। मीरिया से जैक क्रोशर के क्या ताल्लुकात थे, इसका अंदाजा फौरी तौर पर करना मुश्किल ही था। रात को मीरिया लैंड रोवर में मेरे पास ही दूसरी सीट पर दराज हो गई। इस दौरान उसने कोई गुफ्तगू नहीं की थी। हाँ, वो सामान जो मेरे साथ था मतकूक से शख्स ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसे लैंड रोवर के नीचे बने हुए किसी खाने में महफूज कर दिया था। मीरिया बराबर वाली सीट पर लेटी कुछ सोच रही थी। फिर उसने कहा, जैक, तुम्हें अंदाजा है कि हम किस कदर मुश्किलात से गुजर रहे हैं? गालिबन तुम्हें बता दिया गया होगा कि हमें किस किस्म के मराहिल दरपेश थे। मुझे यकीन है कि दुश्मन हमारी ताक में है। हमारे कई अफराद नुकसान उठा चुके हैं। मसलन नंबर 5 के बारे में शायद तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि उसे कत्ल कर दिया गया है। नंबर 6 भी उसके साथ ही था। वो शदीद जख्मी है और वो लोग उसे अगवा करके ले गए हैं। नंबर 6 के पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद थी, लेकिन अफसोस वो हमें दस्तयाब ना हो सका। तुम्हारा लाया हुआ तमाम सामान मुकर्रर जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई थी वो नंबर 6 की तलाश है, ताकि उससे मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद हम अपने तौर पर कार्रवाई का आगाज कर सकें। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। नंबर 5 की मौत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मैंने कहा, वो एक शानदार आदमी था। उसकी मौत तवील अरसे तक फरामोश नहीं की जा सकती, लेकिन नंबर 6 भी हमारे लिए उतना ही कीमती था। मीरिया ने कहा, हाँ जैक, तुम जानते हो कि उससे हमारी कितनी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन उसकी तलाश के लिए हमें बदतरीन खतरात मोल लेना पड़ेंगे। मैंने कहा, इसके अलावा चाराकार ही क्या है? लेकिन अब तुम पहले कदम के तौर पर क्या करना चाहती हो? वो बोली, अगर तुम्हारी सेहत बेहतर है और तुम्हें सफर से ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई तो मेरा ख्याल है हमें फौरन ही तरोडा का रुख करना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर सकते हैं। मेरे दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई। तरोडा तक पहुंचना तो मेरा असल मकसद था। चुनांचे मैंने इस बात पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हमें तरोडा पहुंच जाना चाहिए। मैं इस सूरत हाल की तफसील से जरा भी वाकिफ नहीं था। मेरा तो यही ख्याल था कि जैक क्रोशर का ताल्लुक 100% ब्राकोडा से है, लेकिन यूं लग रहा था जैसे ये कोई और ही मसला हो। बाहर तो और तरोडा तक पहुंचने के बाद इस सिलसिले में मजीद कुछ और सोचा जा सकता था। मुझे अब उस मौके की तलाश थी जब मैं साइका माइलर को इन मौजूदा हालात से आगाह कर दूं और उसे हिदायत करूं कि वो इंतहाई मोहतात अंदाज में इस लैंड रोवर का ताक़ुब करें जो मुझे लेकर तरोडा जाने वाली थी। मैं जानता था कि इस काम में साइका माइलर को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी थी। चुनांचे रात के आखिरी पहर जब मीरिया गहरी नींद सो गई तो मैं खामोशी से लैंड रोवर से नीचे उतर आया। लैंड रोवर से थोड़े ही फासले पर दरख्तों के दरमियान झूले बांधकर मीरिया के दोनों साथी सोए हुए थे। मैं उनसे काफी फासले पर एक सुनसान जगह पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने साइका माइलर से राब्ता कायम किया। इस सिलसिले में खासा इंतजार करना पड़ा था। फिर साइका की आवाज उभरी, हेलो, क्या ये तुम हो अली? मैंने कहा, हाँ साइका। इस दौरान मैंने जानबूझकर तुम्हें मुखातिब नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। वो बोली, ठीक है, अब कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारा ये सफर कैसा गुजरा? वो बोली, 2 आदमियों को खो चुकी हूँ। वो बेचारे एक हादसे का शिकार हो गए। तुम्हें उसकी इत्तला देना मैंने इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि तुमने जब मुझसे राब्ता कायम नहीं किया तो मुझे भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, ओह साइका, मुझे इंतहाई अफसोस है ये सुनकर। वैसे इस वक्त तुम कहाँ हो? वो बोली, तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, उस बस्ती से कुछ फासले पर मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त तुम मौजूद हो। मेरा ख्याल है तुम मतलूबा लोगों तक पहुँच चुके हो। मैंने कहा, हाँ ये वही लोग हैं और अब ये लैंड रोवर मुझे लेकर तरोडा जाने वाली है। उसने पूछा, लैंड रोवर से सफर करोगे तुम? तो मैं तुम्हारा ताक़ुब कैसे करूंगी? मैंने कहा, जिस तरह भी मुमकिन हो सके साइका। मैं रास्ते में तुम्हारे लिए निशानात छोड़ता चला जाऊंगा। वैसे क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस बस्ती से तुम घोड़े हासिल कर लो जिस कदर भी मुमकिन हो सके? वो बोली, इतने घोड़ों का हुसूल मुमकिन नहीं है अली, हम उनके इवज उन्हें क्या दे सकेंगे? मैंने कहा, फिर भी जिस तरह भी मुमकिन हो सके कुछ अफराद के लिए तो घोड़ों का बंदोबस्त कर ही लो। वो बोली, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा, मुमकिन है हमारा सफर कल शुरू हो जाए। तुम्हें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये काम कर लेना चाहिए। बेहतर ये है कि आज ही बस्ती में दाखिल हो जाओ और किसी मुनासिब शख्स से मुलाकात करके घोड़ों का बंदोबस्त करो। उसने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। और कुछ? मैंने कहा, नहीं साइका, मैं जानता हूँ तुम्हें किन दुश्वार मराहिल से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हालात जो शक्ल इख्तियार कर रहे हैं उसका तुम्हें खुद भी अंदाजा है। साइका ने कहा, हाँ मुझे अंदाजा है। और कुछ कहना चाहते हो? मैं हल्की सी झल्लाहट का शिकार हो गया। साइका का लहजा मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता कर दिया और साइका के बारे में सोचने लगा। बेवकूफ़ लड़की खामखा उलझनों का शिकार हुई थी। मैं तो यहाँ तन्हा भी आ सकता था।
बिलाशुबा उन लोगों ने मेरी रहनुमाई एक ऐसे मसले की तरफ की थी जो बड़ी अहमियत रखता था और मेरे लिए दिलचस्पी का बायस था, लेकिन मैं अब उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत करके अपने रास्ते तो मसदूद नहीं कर सकता था। अगर इन वाकयात से वाकिफ न होता तो मजबूरी थी, लेकिन अब इन हालात से वाकिफ होने के बाद मुझ पर पूरी तरह वही कैफियत मुसल्लत हो गई थी जो इससे पहले हो जाती थी। यानी मैं हर कीमत पर उस साजिश को नाकाम करना चाहता था जो अरबों के खिलाफ थी। साइका माइलर किस तरह काम करती है इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। जाहिर है वो खुद ही मेरे साथ आई थी, बाकी जिम्मेदारियां संभालना भी उसका काम था। चुनाचे उसे भूल कर मैं अपने आगे के मामलात के बारे में सोचने लगा और खामोशी से लैंड रोवर में आकर लेट गया। मीरिया को मेरे लैंड रोवर से बाहर जाने की कोई इत्तला नहीं हुई थी। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह भर के नहीं देखा। मेरा जहन इन्हीं वाकयात में उलझा रहा। मीरिया ने मुझसे जो गुफ्तगू की थी, मैं उससे कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है। जिन हालात की तरफ उसने इशारा किया था उनकी अबजद से भी मुझे वाकफियत नहीं थी, लेकिन मुझे इसी अंदाज में काम करना था जिसमें मीरिया चाहती थी और इसी में मेरी आफियत थी। इस तरह मैं तरोडा और स्टीफन ब्राकोडा के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सकता था और इस तरह मुझे अपने मकासद में कामयाबी नसीब हो सकती थी। दूसरी सुबह मेरी तवक्को के मुताबिक मीरिया ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी और आन की आन में ये काम मुकम्मल कर लिया। मतकूक से शख्स ने लैंड रोवर की ड्राइविंग सीट संभाल ली। बूढ़ा आदमी उसके साथ ही बैठ गया और मीरिया पिछले हिस्से में मेरे पास आ बैठी। वो शायद कम गो लड़की थी, आंखों से जहानत टपकती थी। मैंने उसके अंदाज में ऐसी कोई हिमाकत नहीं देखी थी जो मेरे लिए परेशानी का बायस होती। अलबत्ता इतना अंदाजा जरूर लगा लिया था मैंने कि वो जैक क्रोशर से इस हद तक मुतासिर है कि उसके पहुंचने पर वो उसकी पेशानी चूम सकती है। चुनाचे मुझे भी अपने रवैये में ऐसी ही लचक रखना थी जिससे उसे कोई शुबा न हो सके। लैंड रोवर का सफर खामोशी से जारी रहा। मीरिया की गमगोई मेरी मां बन रही थी। चूंकि वो जरूरत की तमाम बातें मुझसे कर चुकी थी, इसलिए उसने मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा। मुझे अब सिर्फ इतना मालूम था कि किसी नंबर 6 को मुझे तलाश करना है, जबकि नंबर 5 हलाक हो चुका है। नंबर 6 की तलाश से हमें क्या फायदा हासिल हो सकता था उसके बारे में अभी मुझे कुछ मालूमात नहीं थी। जो सामान मैं अपने साथ लाया था, फाइल, ब्रीफकेस और दूसरी चीजें, वो सब मैंने मीरिया के हवाले कर दी थी और अब मुझे उनसे कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी, सिवाय इसके कि मीरिया के आइंदा इक़दामात का गहरी निगाहों से जायजा लेता रहूं। तरोडा का पूरा सफर लैंड रोवर ही के जरिए किया गया। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां भी नजर आईं, लेकिन ये बेज़रर लोगों की बस्तियां थीं और हमें कहीं भी किसी ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़ा जो हमारे लिए परेशान कुन होती। मीरिया को शायद उन इलाकों से पूरी तरह से वाकफियत हासिल थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह लाइन ऑफ क्रूजल की किसी ऐसी बस्ती को देखूं जो अरबों ने आबाद की है, लेकिन लाइन ऑफ क्रूजल की ये बस्तियां शायद अभी यहाँ से काफी फासले पर थी। उस वक्त दोपहर के तकरीबन 4:30 बजे थे जब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो अफ्रीका के उस पसमानदा माहौल में एक अजूबा रोजगार ही मालूम होती थी। आम आदमी वहाँ इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। छोटी बड़ी इमारतें ताहद नजर फैली हुई थी। अच्छी खासी बारौनक जगह थी, सड़कें भी थी, मकानात भी थे। कुर्ब जवार में नदियों और नहरों के जाल फैले हुए थे। खेती बाड़ी भी की गई थी और बागात भी लगाए गए थे। गरज हर लिहाज से उसे एक जदीद शहर बनाने की कोशिश की गई थी और अफ्रीका के उस इलाके में ये अनोखा शहर वाकई काबिल हैरत था। एक सराय नुमा जगह पहुंचकर लैंड रोवर रोक दी गई और मीरिया मुझे साथ आने का इशारा करके अंदर दाखिल हो गई। सराय नुमा जगह में एक कमरा उसके लिए मखसूस था। अंदर पहुंचने के बाद उसने कहा, हम रात की तारीकी में अपनी मंजिल की जानिब चलेंगे। मैंने गर्दन हिला दी। बूढ़ा और मदकूक आदमी लैंड रोवर लेकर कहीं और चले गए थे, पता नहीं कहाँ। इस बारे में मैंने कुछ मालूम नहीं किया। मीरिया थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी रही, फिर चौंक कर बोली, तुम किसी गहरी सोच में मुब्तला हो जैक? मैंने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस ताज़ा वाक़यात के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर 6 को कहाँ ले जाने की कोशिश की गई होगी। उसने कहा, जिस जगह का मुझे शुबा है, रात को हम उसी जानिब चल रहे हैं। तकरीबन 7:30 बजे बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और उम्दा किस्म के 2 पिस्तौल उसने हमारे सामने रख दिए। ये पिस्तौल निहायत जदीद साख्त के थे। मीरिया ने एक पिस्तौल मुझे दिया और दूसरा खुद अपने बगली होल्स्टर में लगा लिया। फिर तकरीबन 8 बजे हम वहां से निकल आए। बूढ़ा उसी वक्त वापस चला गया था। मीरिया मेरी रहनुमाई करती हुई एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां कदीम तर्ज की तामीर शुदा इमारतें नजर आ रही थीं। यहां पहुंचकर मीरिया ने कहा, यहां से आगे हमें इंतहाई एहतियात से जाना होगा, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद उमूमन लोग इस तरफ नहीं जाते। इलाका कुछ सुनसान सा था। गालिबन ये मकामी लोगों की कोई कदीम आबादी थी और उस आबादी में इस जिद्दत का कोई गुजर नहीं हुआ था जो तरोडा को बसाने के सिलसिले में की गई थी। उस तरफ ज्यादातर गुर्बत और अफलास के मनाजिर नजर आ रहे थे।
कहीं कहीं दुकानें खुली हुई थीं, लेकिन जहां बिजली का इंतजाम नहीं था। मिट्टी के तेल की लालटेनें जल रही थीं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं सदियां फलांग कर किसी कदीम अल्फ लैलवी शहर में पहुंच गया हूं। नीम तारीकी में हर तरफ शोरगुल की आवाजें फैली हुई थीं और हम कदीम अफ्रीकियों की उस आबादी के दरमियान से एहतियात से गुजर रहे थे। गलियों, पुलों और बाजारों के पेचो खम जहन में किसी तरह महफूज नहीं हो पा रहे थे। न जाने कौन कौन से रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, और मैं सोच रहा था कि अगर इन रास्तों से तन्हा वापस आना पड़ा तो यकीनन मैं भटक जाऊंगा। तिरोडा एक पुरस्कार अल्फ लैलवी शहर की तरह मेरे जहन में महफूज था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिस अंदाज में मैं यहाँ दाखिल हुआ था वो ऐसा नहीं था कि मैं आजादाना तौर पर तिरोडा की सयाहत कर सकता और उसके बारे में अंदाजा लगा सकता। दूर से देखने से तो बहुत कुछ महसूस हुआ था, लेकिन अभी उसके बारे में तफसीलात मालूम नहीं थी। बिलाखिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ एक तेज रफ्तार और अच्छी खासी चौड़ी नदी बह रही थी। अतराफ में कोई पुल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नदी के किनारे छोटी छोटी कश्तियों पर रोशनियां हो रही थीं। मीरिया ने एक कश्ती वाले से नदी के पार जाने के सिलसिले में गुफ्तगू की और फिर मुझे इशारा करके कश्ती में सवार हो गई। मल्लाह ने तेज रफ्तारी और महारत के साथ कश्ती खेना शुरू कर दी और जरा सी देर में हमें दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वहां उतरकर मीरिया ने मल्लाह को कुछ रकम अदा की और उसके बाद आहिस्ता कदमों से वहां से आगे बढ़ गई। यहाँ मकानात के अतराफ में दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। इनमें से बेशतर मकानात जो नदी के किनारे थे इस अंदाज में तामीर किए गए थे कि उनका कुछ हिस्सा सुतूनों पर मौलिक नदी के अंदर था। अनोखी और अजीब आबादी थी। मीरिया ने एक रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो जैक, यही वो जगह है जहां हमें पहुंचना है। बमुश्किल तमाम हमें उसके बारे में मालूमात हासिल हो सकी हैं। यहाँ हमें कोई बड़ा खतरा भी दरपेश हो सकता है, इसलिए तुम जानते हो कि तुम्हें किस कदर मोहतात रहना है। मैंने कहा, क्या उसकी यहाँ मौजूदगी के इम्कानात हैं? मीरिया ने सरगोशी के अंदाज में कहा, हाँ शुबा है। तुम्हारे आने के बाद इस शुबे की तस्दीक करने का फैसला किया गया था। उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। किसी भी मसले में बहुत ज्यादा कुरेद करना खतरनाक हो सकता था। मुमकिन है कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो मीरिया के लिए ही ताज्जुब खेज हो। हम उस मकान के करीब पहुंच गए। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का रास्ता तय करना पड़ा था। ऊपर एक चौड़ी सी गैलरी बनी हुई थी। हम दबे कदमों उस गैलरी में आगे बढ़ते हुए अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। मकान की अकबी समत एक चौड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उसके सतून भी पानी में उतरे हुए थे, लेकिन उस समत से हमें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। पूरा मकान तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ सामने के रुख पर वो रोशनी नजर आ रही थी जिसकी तरफ मीरिया ने इशारा किया था, लेकिन ये रोशनी सिर्फ बैरूनी हिस्सों के लिए थी। अंदरूनी मकान पर उसके बिल्कुल असरात नहीं थे। हम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कोशिश ये कर रहे थे कि कोई आवाज पैदा न हो। अतराफ के मकानात में रोशनी भी थी और बातें करने की आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन ये मकान बिल्कुल तारीक और सुनसान महसूस होता था। अंदर पहुंचने के बाद मीरिया ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, यहाँ कोई आहट नहीं महसूस हो रही? क्या ख्याल है, क्या हम टॉर्च रोशन कर लें? मैंने कहा, सबसे पहली गौर तलब बात तो ये है मीरिया के यहाँ दाखिल होने में हमें कोई दिक्कत नहीं पेश आई। वो बोली, हाँ, लेकिन ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। किसी के फरिश्तों को भी गुमान नहीं होगा कि हम इस जगह से वाकिफ हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि नंबर 6 इसी जगह? अभी मैं इतना ही कहने पाया था कि मीरिया ने एक टॉर्च रोशन कर ली। हम जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे वो एक राहदारी की शक्ल रखता था, लेकिन उसका इख्तिताम एक बड़े कमरे में होता था। मीरिया ने कमरे में रोशनी डाली और दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक हल्की सी आवाज निकली। वो खामोशी से मेरे सीने से लग गई। तेज रोशनी में मैंने भी उस लाश को देख लिया था जो कमरे के ऐन वस्त में पड़ी हुई थी। चंद लम्हे मीरिया उसी तरह मेरे सीने से लगी कांपती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और लाश को रोशनी के अहाते में ले लिया। फिर उसकी सहर ज़दा सी आवाज उभरी, मेरे खुदा, ये नंबर 6 है। मैं लाश पर झुक गया। उसकी नब्ज देखी। उसे मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका था। चंद लम्हों के बाद मैं ठंडी सांस लेकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये बहुत देर पहले मर चुका है। मीरिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल खामोश खड़ी रही। उसे गालिबन नंबर 6 की मौत का शदीद रंज था। दफतन हमें वजनी कदमों की आवाजें सुनाई दी। गालिबन कोई लकड़ी की सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ रहा था। मीरिया एकदम संभल गई। उसने वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखा और फिर टॉर्च बुझाकर फुर्ती से वापसी के लिए पलट गई। गालिबन टॉर्च की रोशनी ने कुछ लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर दिया था। मैं भी बरक रफ्तारी से मीरिया के पीछे दौड़ पड़ा। मीरिया ने सामने के हिस्से में जाने की कोशिश नहीं की थी और अकबी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। उसने मुझसे कुछ न कहा। जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है मैं भी उसकी तकलीद करूंगा। उसने फुर्ती से जूते उतारे और नीचे पानी में कूद गई। इसके अलावा चाराकार भी नहीं था कि मैं भी यही अमल करूं। हालांकि मेरे लिए ये परेशान कुन लम्हात थे। ये एहसास भी था कि पिस्तौल पानी में नाकारा हो जाएगा
अभी सोच ही रहा था कि अकब से तेज रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी और एक नाकाबिल फहम आवाज सुनाई दी। फिर तड़ातड़ गोलियां बरसने लगीं और मैंने नीचे नदी में छलांग लगा दी। नदी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ की सूरत हाल खतरनाक थी। अंदाजा यही था कि गोलियां मुझे देखकर ही बरसाई गई हैं और मुमकिन है कि अब पानी में हमें तलाश किया जाए। चुनांचे मैंने खुद को संभाला और बर्क रफ्तारी से तैरता हुआ उन मकानात की तरफ जाने लगा जिनके सुतून पानी में डूबे हुए थे। मीरिया के बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बेहद मुस्तैद और फुर्तीली लड़की है। यकीनन सूरत हाल को समझकर वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर लेगी, इसलिए उस वक्त उसके लिए मुतरद्दद होना हिमाकत थी। अपने बचाव का बंदोबस्त कर लूं और उसके बाद उसके बारे में सोचूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।